नमस्कार दोस्तों। स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। हमने इंडिया जीके की एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, यानी एमसीक्यू क्वेश्चनों की एक श्रृंखला शुरू कर रखी है। उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक्स जो जीके हैं, ज्योग्राफी है, उन सभी के क्या है अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन मिल रहे हैं और इन क्लासों का निर्माण आपके लिए किया जा रहा है। और सिर्फ एचएसएससी और एसएससी को ध्यान में रखते हुए इन क्लासों का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। पिछली क्लास के प्रति भी आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्रेम प्यार हमें मिल रहा है और आगे से भी आशा है भी आप सब बच्चे इसी तरीके से अपना प्रेम प्यार बनाए रखेंगे। अगर आप सब बच्चों को ये क्लासें पसंद आती हैं तो कृपया करके इन क्लासों को शेयर किया करें, ठीक है भी। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर वाइट बोर्ड के ऊपर करवाओ, वाइट बोर्ड के। एक बार थोड़ा समय का अभाव है और ख़ास करके मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है, तो पोस्टिंग में थोड़ा एडजस्ट होने में समय लगेगा अभी मेरे को, ठीक है। इतने समय तक आप सब बच्चे क्या है हमारे साथ प्रेम प्यार बनाए रखें भी। जल्दी आप सब बच्चों को क्या है वाइट बोर्ड पर भी क्लासें मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। फर्स्ट जो क्वेश्चन इसका दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है भी। और एक गुजारिश है आप सब बच्चों से भी, अगर आपको क्लासें पसंद आती है तो क्लास को शेयर किया करो और नए बच्चे जो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से जो हमारा चैनल है उस चैनल को भी क्या करें, सब्सक्राइब करने का काम करें, ठीक है। चलो क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ आज की क्लास का, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, आशा पूर्णा देवी या फिर किरण बेदी भी। तो आप सब बच्चों जानते हैं भी आशा पूर्णा देवी है, इनको 1976 में सबसे पहले कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है भी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भी आशा पूर्णा देवी है ये किस भाषा के अंदर लिखती है, ठीक है भी। तो बांग्ला भाषा में, ठीक है। किस भाषा की लेखिका है ये, बांग्ला भाषा की। 1976 में इनको क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है भी। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, यानी साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार जो आपका रहेगा, साहित्य का क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है भी, साहित्य के क्षेत्र में। अब क्वेश्चन आपके ये बनते हैं भी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1961 में। इसकी स्थापना जो 1961 में हुई थी, परंतु दिया सबसे पहले दिया गया था 1965 में, ठीक है। यानी स्थापना कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, परंतु दिया गया जो था सबसे पहले 1965 में। अब एक बार ये भी क्वेश्चन आया था भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे भी, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार है प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का जैसे जिक्र करें तो जी शंकर कुरूप भी, ठीक है भी। यानी जी शंकर जो कुरूप थे इनको ये पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट है याद करना भी, जी शंकर है कुरूप का जैसे जिक्र करते हैं, जी शंकर है कुरूप। तो जी शंकर कुरूप किस भाषा के लेखक थे ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपके मलयालम भाषा के, ठीक है, केरल से संबंध रखते थे। 1965 में इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट है याद करना, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार एग्जाम के अंदर एसएससी में, ठीक है भाई। उसके बाद में एक ध्यान होना चाहिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसमें कितनी राशि दी जाती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1961 में जब ये स्थापित हुआ ना, तब इसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। अभी कितने लाख रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए। उसके बाद 2005 में इसमें बढ़ोतरी की गई, भी 2005 में इसमें कितने कर दिए, 7 लाख रुपए राशि निर्धारित कर दी गई। फिर 2012 का जैसे जिक्र करते हैं, 2012, तो 2012 में इसमें कितनी 11 लाख रुपए राशि निर्धारित की। यानी 1961 में जब शुरू हुआ तो 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था, 2005 में इसमें 7 लाख रुपए कर दिए थे और 2012 के अंदर इसको 11 लाख रुपए, इसमें राशि कितनी कर दी, 11 लाख रुपए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2005 के अंदर है, इसमें बढ़ाकर राशि 7 लाख रुपए की गई थी। तो सबसे पहले किस लेखक को 7 लाख रुपए दिए गए थे, तो ये कुंवर नारायण थे भी, यानी कुंवर नारायण जो लेखक थे, साहित्यकार थे, जिनको सबसे पहले 2005 में 7 लाख रुपए दिए गए थे। और क्या दिया जाता है, अब 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2012 के बाद से एक प्रस्तुति पत्र दिया जाता है और एक वांग देवी की क्या दी जाती है, प्रतिमा दी जाती है इस पुरस्कार में, ठीक है भी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलो नजर मार लेते हैं हम ऑप्शन के ऊपर। महादेवी वर्मा भी एक लेखिका है हिंदी साहित्य की, जैसे जिक्र करते हैं, खास करके इनकी रचनाएं अतीत के चल
चरित्र यामा का जैसे जिक्र करते हैं, यामा पर उन्हें 1982 में क्या मिला था, आपको ध्यान होना चाहिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, परंतु इस क्वेश्चन में पूछा है प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रथम भारतीय महिला आपकी आशापूर्णा देवी है, बांग्ला भाषा में लिखती है, वेस्ट बंगाल से संबंध रखती है। महादेवी वर्मा को मिला था 1982 में, किस भाषा के अंदर है, हिंदी भाषा में। किरण बेदी का जिक्र करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पांडिचेरी की क्या रह चुकी है, राज्यपाल भी रह चुकी है भी, ठीक है। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी है। और सुभद्रा कुमारी चौहान भी आपको ध्यान होना चाहिए, हिंदी साहित्य की एक कवित्री है भी, ठीक है भी। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित है, एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में या दक्षिणी अमेरिका। ये चारों के चार महाद्वीप भी दिए हैं। इन महाद्वीपों में आपसे पूछा गया भी आल्प्स पर्वत कहाँ पर है स्थित है, तो आल्प्स पर्वत जो स्थित है आपका वो यूरोप में है भी, ठीक है भी। आल्प्स जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, आपका यूरोप में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले भी आल्प्स की जगह यहाँ लिख दे हिमालय पर्वत कहाँ है, तो हिमालय पर्वत आपका रहेगा एशिया में, हिमालय एशिया में रहेगा। अफ्रीका में एटलस पर्वत का आप जिक्र करोगे, यूरोप में आल्प्स का जिक्र करोगे, और दक्षिणी अमेरिका में आप एंडीज पर्वत का जिक्र करो। किसका जिक्र करोगे, एंडीज, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप में आल्प्स है। एटलस जो रहेगा आपका, एटलस रहेगा आपका अफ्रीका में, और हिमालय का जैसे जिक्र करते हैं तो हिमालय जो रहेगा वो एशिया महाद्वीप में। 5 क्वेश्चन हो गए आपके, जैसे 4 क्वेश्चन हो गए। ये भी आपको आल्प्स आपको पता हो गया, हिमालय आपको पता होगा, एटलस आपको पता होगा, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का जिक्र करें तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है भाई, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो रहेगी आपकी वो हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है 8,848 मीटर का, जिसे हम जिक्र करते हैं कौन सी आपकी, माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। और खासकर हिमालय पर्वत की जो चोटियाँ उनके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी आपको भूगोल के अंतर्गत दी हुई है, उन क्लासों को भी आप देखने की कोशिश करना, ठीक है। तो आल्प्स पर्वत के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। वैसे तो यूरोप में तो और भी बहुत से पर्वत है, यूराल पर्वत का आप जिक्र कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है आपके पर्वत है। एंडीज बहुत बार पूछा गया भी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत है, ठीक है। किस महाद्वीप के अंदर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय खेल है, इस तरीके के अलग अलग क्या है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा गया है, शेर है, बाघ है, हाथी या फिर गेंडा। सभी बच्चे जानते हैं भी बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है भी। कब इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, 1973 में। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। यानी अप्रैल 1973 में इसको क्या है राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। कब, 1973 के अंदर, अप्रैल 1973 में इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ये अलग अलग जो आपके क्या बनते हैं क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं भाई, यानी पूछ ले भी हो सकता है राष्ट्रीय पशु, न पूछे आपसे पूछे कब घोषित किया गया था, ठीक है। तो 1973 के अंदर इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया। चलो ऑप्शन पर और नज़र डालते हैं। शेर का जैसे जिक्र करते हैं, एशियाई शेर। एशियाई शेर है किस राज्य का राजकीय पशु है, ये गुजरात का भी, यानी गुजरात का राजकीय पशु क्या है, वो शेर है, एशियाई शेर। खासकर गुजरात के अंदर गिर अभ्यारण्य का भी हम जिक्र करते हैं, जहाँ क्या पाले जाते हैं, एशियाई शेर पाले जाते हैं। उसके बाद में हाथी का जैसे जिक्र कर सकते हो। हाथी आपको ध्यान होना चाहिए झारखंड का भी, ठीक है भी, झारखंड। तो झारखंड व केरल का जैसे जिक्र करते हैं, झारखंड व केरल राज्य के राजकीय पशु जो है वो एशियाई हाथी है। एशियाई अर्थात भारतीय हाथी है भी, क्या है, भारतीय हाथी। तो झारखंड और केरल का राजकीय पशु भी आप याद करोगे क्या है, हाथी हैं। और भारत का जो बड़ा महत्वपूर्ण एक पशु है भी, ठीक है भी, जिसका जिक्र करते हैं हाथी का, भारतीय हाथी। और किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं, मैंने जैसे कई बार आपको बताया है, ये पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल के किन वनों के अंदर, सुंदर
वनों के अंदर है। सुंदर वनों के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी सुंदरी वनों के कारण इसको क्या कहा जाता है, सुंदरवन कहा जाता है। ठीक है, मैंग्रोव वनों के नाम से भी इनको जाना जाता है, सदाबहार वनों के नाम से भी इनको जाना जाता है, और खासकर पृथ्वी की किडनी कहा जाता है सुंदर वनों को। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब गेंडा है, गेंडा किस राज्य का राजकीय पशु है भी, तो ये असम का भी। ठीक है भी, असम का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है, आपका गेंडा है। और आपको ध्यान होना चाहिए एक सींग वाला गेंडा। और असम के अंदर 2 अभ्यारण्य है, याद करना, कभी ना कभी आपको जरूर एग्जाम के अंदर मिलेंगे। एक तो काजीरंगा है, आपको याद रखना है, क्या रखना है, काजीरंगा, और एक मानस अभ्यारण्य। ठीक है भी, तो काजीरंगा और मानस अभ्यारण्य जो आपके हैं ये भारत के किस राज्य में, असम राज्य के अंदर, किस राज्य में है, असम राज्य के अंदर। ठीक है भी, तो ये चीज़ आपको क्लियर करना है। भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ हुआ, उसके साथ ऑप्शन को भी आपको याद करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। हिरोशिमा पर बम गिराए गए, बम का नाम क्या था भी, हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम पूछा है अभी। देखो कितनी एक बहुत बड़ी आपदा हुई थी हिरोशिमा और नागासाकी का, जैसे जिक्र करते हैं, यानी एक तो हिरोशिमा था और एक क्या था, नागासाकी भी। ठीक है, किस देश के ये 2 नगर थे, जापान के, किसके थे, जापान, यानी जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसके ऊपर 6 और 9 अगस्त 1945 को क्या गिराए गए थे, बम गिराए गए थे। 6 और 9 अगस्त 1945 को बम गिराए गए थे। ठीक है भी, याद होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अलग अलग बम गिराए गए थे उन बम्बों के नाम पूछे हैं अभी। हिरोशिमा पर गिराया गया था उस बम का नाम पूछा अभी, क्या नाम था, तो लिटिल बॉय था। उस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। ठीक है, हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर गिराया गया जो बम था, नागासाकी। ठीक है, नागासाकी पर बम गिराया गया था उसका था फेटमैन भी। क्या नाम था, फेटमैन, उस बम का नाम था फेटमैन। और हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, आपको ध्यान होना चाहिए, 6 और 9 अगस्त 1945 को किसके द्वारा गिरवाए गए थे, अमेरिका के द्वारा। ठीक है भी, द्वितीय विश्व युद्ध का जब हमें जिक्र करते हैं, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, किस देश के जो मैंने बताए थे नगर, ये जापान के है भी। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। और जापान का प्राचीन नाम क्या था, निप्पन। मैंने कई बार आपको बताया, कई बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, निप्पन इसका क्या था, प्राचीन नाम था। ठीक है भी, जापान का प्राचीन नाम निप्पन था। जापान की राजधानी टोक्यो है। विश्व का सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला क्या है, शहर है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। विश्व में सबसे ज़्यादा IQ भी किसका है, वो जापानी लोगों का है। और जीवन प्रत्याशा का जिक्र करते हैं तो वो भी किसकी है, सबसे अधिक है, जापानी लोगों की है। ठीक है भी, और जापान विश्व का भूकंप वाला देश कहा जाता है। हर 4 मिनट में यहाँ पर क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। परमाणु बम गिराए गए थे जिनका प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलता है वहाँ पर भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर है, आगरा में है, अडयार है, या फिर भोपाल के अंदर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी है जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। तो 1875 में जब इसकी न्यूयॉर्क के अंदर स्थापना हुई थी ना, तब इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? न्यूयॉर्क। बाद में अडयार के अंदर, ठीक है भी, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? अडयार में है। अडयार में इसको स्थानांतरित किया गया था 1882 में। कब स्थानांतरित किया गया था इसको? 1882 में। आपको ध्यान हो, जैसे मैंने जिक्र किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1875 को। ठीक है, 1875 कहाँ हुई थी? आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। और न्यूयॉर्क में इसका क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था पहले। फिर 1882 में इस कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? 1882 में अडयार। ये अडयार भारत के किस राज्य में है? तो आपको ध्यान हो, TN तमिलनाडु, यानी TN तमिलनाडु में स्थित है ये जो अडयार आपका है। और चेन्नई के पास भी, आप याद कर सकते हो, ये चेन्नई के पास स्थित है भी। ठीक है, अडयार इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा आप सब बच्चों को कहता हूँ इस चीज़ के बारे में भी, हमें देश याद है,
देश के साथ साथ राज्य याद हैं, और राज्य के अंतर्गत जो बड़े बड़े नगर हैं उन नगरों के बारे में भी हमें क्या होनी चाहिए, जानकारी। सपोज करो जयपुर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आगरा के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, भी आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में है। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में, 1506 में इसको अपनी राजधानी बनाई थी। किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अडयार जो है आपका तमिलनाडु में है, ठीक है भी, चेन्नई के पास पूछा जाता है कई बार। भोपाल है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है भी, जिसको व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो ये अलग अलग इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं भाई आपकी, और इन क्वेश्चनों से संबंधित आपसे अलग अलग जानकारी पूछी जाती है, ठीक है भी। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सी थी? मोहनजोदड़ो, रोपड़, सूतकागेंडोर या फिर लोथल? तो लोथल प्रमुख बंदरगाह नगर था भी। कई बार क्या, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? गोदीवाड़ा भी पूछा जाता है भी, गोदीवाड़ा कौन सा था, ठीक है, गोदीवाड़ा भी पूछा जाता है। या पतन नगर कौन सा था, ये भी पूछा जाता है भी, पतन नगर कौन सा था, ठीक है। यानी पतन है, गोदीवाड़ा है, बंदरगाह है, पोर्ट है, पोत है, ये एक ही बात है भी। ये चीज़ आपको क्लियर मैंने करवाया भी है। अभी भारत में 10 से 13 बड़ी बंदरगाहों के बारे में जैसे मैंने आपको जानकारी दी थी। छोटी बंदरगाहें तो बहुत, लगभग 200 छोटी बंदरगाहें हैं भारत में, मैंने जैसे जिक्र है। परंतु हड़प्पा सभ्यता आज से हज़ारों साल पहले भी क्या होती थी, बंदरगाहें होती थी भी, ठीक है भी। उन बंदरगाहों के द्वारा उस सभ्यता के लोग, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग दूसरे देशों के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। इसके हमें प्रमाण जो मिले वो कहाँ पर मिले हैं? लोथल। ये लोथल भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है भी। किस राज्य में है? गुजरात में। सबसे पहले यहाँ पर खुदाई करवानी शुरू की थी 1954 में भी, ठीक है भी। 1954 में यहाँ पर खुदाई, फिर लगातार चलती रही खुदाई 1955 में, 1960 में, 1961 के अंदर। तो यहाँ पर क्या मिला था? एक गोदीवाड़ा मिला था भी। क्या मिला था? एक गोदीवाड़ा मिला था, और कई समुद्री जहाज मिले थे। क्या मिले थे? यहाँ पर समुद्री जहाज मिले थे, जिससे यही अंदाज़ा लगाया जाता है भी हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने समकालीन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता, उस सभ्यता के लोगों के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे। उस सभ्यता के लोगों के साथ क्या करते थे? वो लोग व्यापार करते थे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये लोथल है किस नदी के किनारे स्थित है? ये भोंगवा नदी के किनारे स्थित है भी, ठीक है भी। वी.एन. रघुनाथ राव ने यहाँ पर खुदाई करवाई थी। नदी जो है यहाँ पर वो भोंगवा नदी है भी। अब देखो ऑप्शन पर चलते हैं भी, ऑप्शन भी और भी दिए हुए आपके हैं। जैसे मोहनजोदड़ो है, ये पाकिस्तान में है भी। कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। सिंधु नदी का जैसे जिक्र करते हैं, सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ है, ये पंजाब में है भी। पंजाब अर्थात भारत में है। किस नदी के किनारे स्थित है? ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। सूतकागेंडोर है, ये भी आपका पाकिस्तान में। ये सूतकागेंडोर जो है ना, ये पाकिस्तान में है, पाक में है। और किस नदी के किनारे स्थित है? ये दासक नदी। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, सूतकागेंडोर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपकी दासक है नदी रहेगी, उसी दासक नदी के किनारे स्थित है। एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ आपसे, बच्चों को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया था एक बार हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी, ये आपकी हड़प्पा सभ्यता है। लगभग इसका क्षेत्रफल मैंने बताया था 12,99,600, ठीक है भी, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्र। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हम मान के चलते हैं, ठीक है भी। तो इस सभ्यता का इतना बड़ा जो क्षेत्र है ना, इसके 4 किनारे दिए हैं। जैसे उत्तर में हमने कौन सा दिया है? यहाँ पर दिया है मांडावी, ठीक है। यहाँ दक्षिण में जिक्र करते हैं तो क्या है? दाइमावाद है भी। दक्षिण में क्या करोगे? दाइमावाद है। और पूर्व में जिक्र करते हैं तो पूर्व में आपका है आलमगीरपुर भी। क्या है? आलमगीरपुर। और पश्चिम में जिक्र करोगे तो पश्चिम में यही आपका सूतकागेंडोर है। मांडा जो है चिनाव नदी का जैसे आप जिक्र करते हैं, इस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। दाइमाबाद है, ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है भी। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। प्रवरा नदी का जैसे जिक्र करते हैं। आलमगीरपुर ये हिडन नदी के किनारे स्थित, और ये सूतकागेंडोर जो आपका है ये दासक नदी। देखो चारों के चारों स्थान आपको पता होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ज़्यादा जिक्र कर लिया इस क्वेश्चन के बारे में हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिद्धार्थ किस व्यक्ति का बचपन का नाम था? देखो बार बार इससे संबंधित क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, और मैं आपको बताऊंगा भी इसके संबंधित। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम था? महिपाल, महावीर जैन या
गौतम बुद्ध या फिर ईसा मसीह। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था भी, ठीक है भी। सिद्धार्थ के बचपन का नाम क्या, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध तो बाद में कहलाए थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए थे, ये बुद्ध कहलाए थे। और अपनी मौसी प्रजापति गौतमी के कारण ये क्या कहलाए थे, गौतम बुद्ध कहलाए थे। क्या कहलाए थे, गौतम बुद्ध कहलाए थे। तो सिद्धार्थ के जो बचपन का नाम था वो महात्मा बुद्ध का। अब देखो यहाँ क्वेश्चन इस तरीके बनते हैं, 4 क्वेश्चन आपको मैं लगभग इससे संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताऊंगा। जैसे आपसे एक तो पूछा जाता है इसके पिता का नाम। पिता का नाम क्या था, सुधोधन था भी। पिता का नाम क्या था, सुधोधन था। माता का नाम जिसे पूछा जाता है महामाया, क्या था, महामाया। पत्नी का नाम पूछा जाता है यशोधरा। क्या नाम था पत्नी का, यशोधरा। और पुत्र का जैसे जिक्र करते तो पुत्र का नाम क्या था, राहुल। क्या नाम था, पुत्र का नाम राहुल। यानी माता पिता पत्नी और पुत्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 4 क्वेश्चन तो ये बनते हैं। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है भी इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया के अंदर। जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी के अंदर। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु का जिक्र करते हैं तो मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर। कहाँ पर मृत्यु हुई थी इनकी, कुशीनगर। उपदेश सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर दिए थे, सारनाथ में भी। कहाँ पर दिए थे इन्होंने सबसे पहले उपदेश, सारनाथ, ठीक है। यानी बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, लुम्बिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर में मृत्यु हो गई, और सारनाथ में क्या दिया था इन्होंने, सबसे पहले उपदेश दिया था। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये बनते हैं भी इन्होंने घर जो त्यागा था, यानी 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, घर छोड़ दिया था। तो उस गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो गृह त्याग की घटना का नाम को जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है भी। क्या जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया घर से निकल के, उसको बोला जाता है संबोधि। किस नाम से जाना जाता है, संबोधि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इन्होंने ज्ञान दिया था लोगों को, जिसको किस नाम से जाना जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और फिर इनकी मृत्यु हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, महापरिनिर्वाण के नाम से। तो यहाँ पर तो कम से कम 12, 13, 14 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। इस तरीके से आपको क्या करने हैं, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। और भी ईसा मसीह के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ईसाई धर्म से संबंधित है, महावीर जैन धर्म से संबंधित है, उनके बारे में भी कभी क्वेश्चन आएगी तो इनके बारे में भी आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा, ठीक है भी। वैसे महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सी जानकारी है, बहुत सी जानकारी, और खास करके मैंने इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत इनके बारे में विस्तृत जानकारी आप सब बच्चों को दी हुई है। उनके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन करना, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से। देखो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। हरिप्रसाद चौरसिया है, इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो शहनाई से है, सितार से है, या बांसुरी से, या फिर तबला वादक, किससे है। तो आपको ध्यान होना चाहिए हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो बांसुरी वादक, एक भारत के प्रमुख बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया भी, ठीक है। शहनाई वादक का जिक्र करते हो तो बिस्मिल्लाह खां थे भी। कौन थे, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां जो थे वो प्रमुख शहनाई वादक थे, और उनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है भी। बिस्मिल्लाह खां क्या कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वो शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। तबला वादक का जिक्र कर सकते, कौन बजाते हैं तबला, जाकिर हुसैन। कौन थे, जाकिर हुसैन। मैंने एक दिन आपको पोल्टी करवाई थी, पोल्टी के अंदर मैंने बताया भी था भी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी हुए हैं, और जाकिर हुसैन भारत के एक प्रमुख तबला वादक भी, ठीक है भी। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भारत के एक उपराष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनके पद के ऊपर रहते हुए क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है भी। उनके बारे में विस्तृत मैंने पहले बताई हुई है वीडियो के अंदर। तो ये जाकिर हुसैन आपके तबला वादक है भी, ठीक है, तबला वादक। हम जिक्र कर रहे थे हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में। हरिप्रसाद चौरसिया को 1992 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है भाई। 1992 में इसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 2000 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से भी इनको क्या किया गया है, सम्मानित
किया गया। तो ऐसे आपके अलग अलग तरीके की क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, आप याद कर सकते हो। खासकर भारत में प्रमुख वाद्य यंत्र बजाने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के बारे में भी आपको स्टैटिक्स जी के अंतर्गत वीडियो बनाकर दी हुई है, तो आप बच्चे देख सकते हैं भी, ठीक है भी, उस वीडियो को भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से आपकी क्वेश्चन रिपीट हुए। शेयर बाजार है, ठीक है भी, शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। आरबीआई है, सेबी है, या फिर पीएनबी, या फिर यूटीआई के द्वारा। तो ये सेबी के द्वारा क्या किया जाता है। सेबी जो होती है, ये भी लिखा आता है, सेबी भी इस तरीके से, सेबी के द्वारा शेयर बाजार पर नियंत्रण किया जाता है, ठीक है भी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, सेबी के द्वारा शेयर बाजार के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। सेबी की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा गया था। तो 12 अप्रैल 1992 को क्या हुई थी, सेबी की स्थापना हुई थी। कई बार एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों के अंदर सेबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है भी, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सेबी की जो फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान होना चाहिए, सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी, ठीक है, ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, याद करना है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन भी, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है भी। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, खास करके यूजीसी नेट का एग्जाम में मैंने 1-2 बार इस फुल फॉर्म को देखा है भी, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन और भी दे रखे हैं आपके, जैसे जिक्र करते हैं, एक आपका आरबीआई दे रखे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जैसे जिक्र करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैंकों का बैंक, ठीक है भी। यानी आरबीआई के अंडर ही अन्य बैंक काम करते हैं। भारत सरकार के जितने भी जो बैंक है, चाहे एसबीआई का जिक्र करते हैं, चाहे पीएनबी का जिक्र करते हैं, यूको बैंक का जिक्र करते हैं, आईडीबीआई बैंक का जिक्र करते हैं, जितने भी भारत सरकार के जो उपक्रम है, पंजाब नेशनल बैंक का जिक्र करते हैं, ये सभी के सभी बैंक किसके नीचे काम करते हैं, आरबीआई के अंतर्गत, ठीक है। आरबीआई का गवर्नर होता है शक्तिकांत दास का, जैसे हमें जिक्र करते हैं, क्या होते हैं इसके गवर्नर भी होते हैं आरबीआई के, ठीक है। तो आरबीआई जो है वो बैंकों को उधार देता है, अन्य जो बैंक है भारत सरकार के जो उपक्रम है, और वो जो क्या उधार देते हैं फिर आप लोगों को, आम पब्लिक। हम डायरेक्ट लेन देन किससे नहीं कर सकते, आरबीआई से नहीं कर सकते, आरबीआई से बैंक करते हैं और उन अन्य बैंकों के साथ हम लेन देन करते हैं। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी, 1935 को हुई थी, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में एक आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक का जैसे जिक्र करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक पुराना बैंक है भी, जिसकी स्थापना आपको ध्यान होना चाहिए 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, लाहौर के अंदर भी। पीएनबी बैंक जो है इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, कहाँ पर है, लाहौर के अंदर। पीएनबी का मतलब होता है पंजाब नेशनल बैंक, क्या होता है, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है भी। लाला लाजपत राय का आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना, उनके सहयोगियों के साथ इनकी स्थापना की गई थी पंजाब नेशनल बैंक की। कहाँ पर जैसे जिक्र करते हैं, लाहौर में भी, लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी पीएनबी बैंक। लाहौर सुना होगा नाम आपने। लाहौर जो है ये किस देश में है, पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे स्थित है, आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, आपका ये रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऐसे अलग अलग जो आपकी क्या बनते हैं क्वेश्चन, मैंने हमेशा आप सब बच्चों को कहा है, अगर एक फुल फॉर्म दी हुई ना, उसको तो आपको याद करना है, सभी को भी आपको क्या करना है, यादें करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है, यानी पंचायत और नगर पालिका के चुनाव का जैसे जिक्र किया है, तो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव आयोग करवाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त करवाता है, राज्य चुनाव आयुक्त करवाता है, या फिर राज्य चुनाव आयोग। तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करवाया जाता है भी। जैसे अभी हाल ही में आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा के अंदर इनकी घोषणा हुई है भी। हरियाणा में क्या है, पंचायत और नगर पालिका के जैसे चुनाव होने हैं ना, तो किसके द्वारा करवाए जाएंगे, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाएंगे। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा बनता है भी, हरियाणा में जैसे राज्य चुनाव आयोग का, आप हरियाणा से संबंधित हम जिक्र करेंगे, तो हरियाणा में जो चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है भी, ठीक है भी, यानी हरियाणा के अंदर है
चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए धनपत सिंह को भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। धनपत सिंह, तो धनपत सिंह को हरियाणा के अंदर हरियाणा चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है भी, इन्होंने दिलीप सिंह का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? दिलीप सिंह का। ये धनपत सिंह है, ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। इन्हें हरियाणा के अंदर चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अभी अभी हाल ही में, ये करंट का क्वेश्चन है, मैंने करवाया भी था करंट जीके के अंतर्गत। हरियाणा की जो करंट अफेयर हमने करवाई थी उसके अंतर्गत आपको बताया भी था। ठीक है भी, धनपत सिंह का। और किसका स्थान लिया? धनपत सिंह ने दलीप सिंह का स्थान लिया है। उसके अलावा जैसे मैंने जिक्र कई बार आपको बताया भी, चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग ये भारत में चुनाव करवाता है भी। भारत में जैसे लोकसभा राज्यसभा का जैसे जिक्र करते हैं, राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं, वो किसके अंतर्गत होते हैं? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 25 जनवरी को हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और 25 जनवरी को हम इसीलिए हर साल क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाते हैं भी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्वेश्चन पूछा गया है भी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब बनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। चुनाव आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखो, चुनाव जो आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, अब भारत में क्या होता है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसके नीचे 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं भी। ठीक है भी, तो सीईसी बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं उसको, मुख्य चुनाव आयुक्त कहा जाता है भारत को। जिसे वर्तमान में सुशील चंद्रा जो है, सुशील चंद्रा वर्तमान में क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त है भारत के, सुशील चंद्रा। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 25 जनवरी को हम हर साल क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाते हैं। और एक मैंने हरियाणा करंट अफेयर में जो आपको बताया धनपत सिंह का, हरियाणा में चुनाव आयुक्त उनको क्या है? नियुक्त है किया गया, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भी, तो बड़ी महत्वपूर्ण क्लास थी आपकी। जैसे चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और चर्चा करते हैं हम। एड्स का नामकरण कब हुआ था? अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी एड्स जो एक बीमारी है, एड्स का नामकरण कब हुआ था? 1975, 1980 या 1982 या फिर 1985। एड्स का जो नामकरण हुआ था वो 1982 में भी। ठीक है भी, एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, एड्स की खोज सबसे पहले हुई थी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। इसका नामकरण जो किया गया था वो 1982 में। एड्स आपको ध्यान होना चाहिए, एड्स का जैसे जिक्र करते हैं AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बहुत बार ये क्वेश्चन, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक वायरस होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? ह्यूमन इम्यूनो वायरस होती है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है वो मानव प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है? खराब कर देता है। तो मानव प्रतिरक्षा तंत्र खराब होने के कारण मानव जो है वो छोटी छोटी बीमारियों से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है। और फिर उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है भी, क्योंकि हमारा प्रतिशत रोग प्रतिरोध अक्षमता जो होती है ना, हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उसको खराब कर देता है ये HIV वायरस, जिससे हम छोटी सी बीमारी से ग्रसित होकर भी क्या है? मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ से फैली थी? आपको ध्यान होना चाहिए चीज़ के बारे में भी, इस चीज़ के, यानी एड्स जो बीमारी है ये अफ्रीका के हरे बंदरों में पाई जाती थी भैया। अफ्रीका के जो हरे बंदर है ना, उन बंदरों के अंदर ये वायरस पाया जाता है। पता नहीं मानव के अंदर ये वायरस से कैसे आया अभी। ठीक है भी, तो ये भी ध्यान होना चाहिए, अफ्रीका के हरे बंदरों से। एक चीज़ आपसे पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव भी इस बीमारी का किस महाद्वीप के अंदर? अफ्रीका में। अफ्रीका में एक देश है युगांडा भी। कौन सा देश है? युगांडा। देखो अफ्रीका महाद्वीप आप विश्व में देखोगे तो पूर्व की तरफ जैसे जिक्र करते हैं, पूर्वी जो तट है वहाँ पर एक देश है युगांडा। युगांडा विश्व का सबसे ज़्यादा एड्स से प्रभावित देश है। युगांडा की राजधानी है कंपाला भी। क्या राजधानी इसकी? कंपाला। कंपाला को विश्व की एड्स नगरी कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? विश्व की एड्स नगरी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, युगांडा है, रवांडा है, ये कई देश ऐसे हैं, सोमालिया है, ये छोटे छोटे देश हैं, तंजानिया, ये गरीब देश भी है और ख़ास करके इस आपदा से भी वो देश जूझ रहे हैं भी। नक्शे में आपको देखना चाहिए, मैप आपको पढ़ना चाहिए। मैप में डायरेक्ट आपकी उंगली कहाँ जानी चाहिए? सोमालिया है, ये तंजानिया है, ठीक है, तो डोडोमा जिसकी राजधानी है, ये सोमालिया है, इसकी राजधानी क्या है? मोगाडिशु है। ये युगांडा, इसकी राजधानी कंपाला है।
क्योंकि ये नहीं बहुत से देश है, सूडान है, दक्षिणी सूडान है, उत्तरी सूडान है, उनके बारे में भी आपको। एशिया महाद्वीप विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा देश हैं, 54 देश हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान, चलो एड्स का हमने जिक्र कर रहे थे, भारत में सबसे पहले इसका मरीज कहाँ पर मिला था, कब मिला था, तो आपको ध्यान होना चाहिए 1986 में। कहाँ पर मिला था, चेन्नई के अंदर। चेन्नई में जो सेक्स वर्कर है ना, उन सेक्स वर्करों के सबसे पहले क्या लिए गए थे, सैंपल लिए गए थे, और उसमें इसके क्या मिले थे, सबसे पहले मतलब पेशेंट मिले थे। यानी 1986 के अंदर चेन्नई के अंदर भारत में सबसे पहले क्या मिला था, एड्स का मरीज मिला था, एड्स का रोगी मिला था। एक चीज़ यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट मैं वो जिक्र करना चाहूँगा, 1 दिसंबर को हर साल क्या बनाते हैं, विश्व एड्स दिवस बनाते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सैकड़ों बार भी। हर साल विश्व एड्स दिवस कब बनाया जाता है, 1 दिसंबर को बनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस बनाया जाता है। कब से बना रहे हैं, 1988 से। 1988 में सबसे पहले घोषणा हुई भी, हमें 1 दिसंबर को क्या बनाएंगे, विश्व एड्स दिवस बनाएंगे, और वो परंपरा चल रही है। हम हर साल विश्व एड्स दिवस बनाते हैं 1 दिसंबर को भी, ठीक है भी। यानी किसी न किसी बीमारी को उससे निजात पाने के लिए हम एक दिन क्या है उसके बारे में ध्यान मगन लोगों को जागरूक करने के लिए काम करते हैं, ठीक है भी। वैसे बोलने के लिए तो मेरे पास इस एड्स के ऊपर है बहुत कुछ है, क्योंकि मैंने स्पेशलाइजेशन है मेरा इसके भी, जैसे एड्स के बारे में पढ़ा है, बहुत लोगों को जागरूक किया इस चीज़ के बारे में। तो बहुत कुछ है बोलने को, लिखने को है इस चीज़ के, परंतु जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपकी थी उनके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की। तो आज की क्लास में इतना ही भी। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। इसके साथ साथ कोई नया बच्चा हमारी क्लास को देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें भी। GKY जीनियस सुभाष सर नाम से जो है उसको सब्सक्राइब करने का भी काम करें। चलो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।